हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके सबसे प्यारे और भरोसेमंद यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। मैं हूं आप सभी के टॉपर भैया। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम सभी सब्जेक्ट का आपको 5-5 मॉडल सेट देंगे ताकि आपकी तैयारी जबरदस्त हो जाएगी। तो एक नया मॉडल सेट लेकर आ चुके हैं, जो है आप सभी के क्लास 11th के फिजिक्स का पहला मॉडल सेट। इसमें से हम आपको पूरा उत्तर सहित बताने वाले हैं, 40 के 40 क्वेश्चन और 5 मॉडल सेट देंगे, सिर्फ एक नहीं। और हर एक सब्जेक्ट का, चाहे आप साइंस के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, किसी भी सब्जेक्ट के हो, किसी भी स्ट्रीम के हो, या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट लिए होंगे, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हर एक सब्जेक्ट का देने वाले हैं। तो यदि आप अभी तक वीडियो को जो है वो लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज तक हमको लगता है यूट्यूब में इतना आप सबों के लिए मेहनत कोई नहीं किया होगा और ना ही फ्री में इतना कोई मेहनत करेगा। तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारी फैमिली को एक बड़ी फैमिली बनाइए। और यदि आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ भी मिले तो आप जरूर जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, वहां पे जाइए, जुड़ जाइए और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा जैसे ही इस पर 1K व्यू होगा उसी से। ठीक है, तो अभी तक आप जो है वो हमारे केमिस्ट्री का कहीं आप मॉडल सेट नहीं देखें, क्योंकि हम केमिस्ट्री का आपको 3 मॉडल सेट दे चुके हैं। तो आप जाइए प्ले लिस्ट में या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक है, आप क्लिक कीजिए और आराम से देखिए और अपनी तैयारी को जबरदस्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ऑप्शन ए है टाइम, बी है मास, सी है डेंसिटी और डी है एंगल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एंगल। जो हिंदी वाले हैं नीचे आराम से पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विमाहीन भौतिक राशि है, यानी किस भौतिक राशि के पास विमाएं नहीं होती है। तो उसका सही आंसर होगा कौन। कौन के पास जो होती है वो किसी तरह के विमाएं नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है। तो आपको पता होगा वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। इसको लिखेंगे तो ऊपर में लिखेंगे मीटर, है ना, और नीचे में हम लोग लिखेंगे सेकेंड। ठीक है, तो लिखेंगे सेकेंड, तो मीटर का आपको पता होगा हम लोग डिनोट करते हैं एम से, किसे एल से, किसे डिनोट करते हैं हम लोग एल से, है ना। और जो टाइम होता है यानी सेकेंड होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं टी से। ठीक है, अब ये टी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा T-1, यानी पावर 1 -1 हो जाता है। तो इसका डायमेंशन होगा LT-1, है ना। तो दूसरा का जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा LT-1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, है ना। सेम लिखा हुआ हिंदी वाले भी देख सकते हैं यहाँ पे। वेग का विमीय क्या है, तो विमा क्या है, तो वेग का विमा होता है LT-1, दोनों सेम है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर, सिंपल है, बल का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है। तो आप ये तो रट गए होंगे आप, MLT-2 होता है। क्या होता है इसका, MLT-2, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं कि द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज द सेम एज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, है ना। कहने का मतलब जो वर्क डन होता है यानी कार्य होता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होता है, यानी दोनों का सेम किसके बराबर होता है। तो आपको पता होगा वर्क और एनर्जी, है ना। वर्क और एनर्जी यानी कार्य और ऊर्जा, ये दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो दोनों का सेम होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा जाता है। ये जेई और नीट के भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव विथ अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स वेलोसिटी। कहने का मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जब सर्कुलर पाथ में वो घूम रहा है तो उसका जो वेलोसिटी है, उसका जो स्पीड है, वेलोसिटी नहीं स्पीड, उसका जो स्पीड है यानी कि चाल है, वो चाल कैसा है, तो उसका चाल जो है वो कांस्टेंट है, यानी चाल नहीं बदल रहा है। एक निश्चित चाल के साथ वो क्या कर रहा है, इस पाथ में घूम रहा है। ठीक है, इस पाथ में क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो बोल रहा है कि बताइए उसके वेलोसिटी के बारे में आप क्या कहिएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक सर्कुलर पाथ में एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, यानी कि एक समान गति के साथ कहीं घूमता है, एक समान चाल के साथ कहीं घूमता है, तो उसका जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी यानी वेग, वो हमेशा जो होता है वो बदलते रहता है। वेग क्या होता है, हमेशा बदलते रहता है, यानी वो हमेशा चेंज होते रहता है। क्या होते रहता है, चेंज। तो पांचवा का सही आंसर क्या हो जाएगा, इट्स चेंजिंग, यानी कि सही आंसर हो जाएगा बी। हिंदी वाले भी आप देख लीजिए, यह निरंतर क्या हो जाता है, बदलता रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने देख सकते हैं, क्या कार ट्रेवल्स 100 मीटर नॉर्थ इन 20 सेकेंड व्हाट इज इट्स वेलोसिटी। कहने का मतलब क्या है कि एक कार जो है वो 20 सेकेंड में 100 मीटर उत्तर की ओर चलता है। तो इसका 20 सेकेंड में 100 मीटर उत्तर की ओर चलती है, तो इसका वेग क्या होगा। सिंपल सी बात है, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा, होता है ऊपर में डिस्प्लेसमेंट और नीचे में हम लोग डिवाइड करते हैं टाइम से। किससे डिवाइड करते हैं, टाइम से, है ना। यानी ऊपर में डिस्प्लेसमेंट क्या है उसका 100 और नीचे टाइम। तो साफ साफ है डिस्प्लेसमेंट है इसका 100, क्योंकि एक दिशा दे दिया है ना, नॉर्थ के साइड, और नीचे जो होगा वो टाइम,
तो इसका टाइम जो है वो कितना दिया है आपका 20 सेकंड। कितना दिया है 20 सेकंड। तो 20 सेकंड दिया, काटेंगे 20 सेकंड 20 20 2500 यानी होगा 5, और डायरेक्शन भी साथ में है तो 5 होगा क्या इसका वेलोसिटी यानी 5 मीटर पर सेकंड। और किस डायरेक्शन में होगा तो नॉर्थ के डायरेक्शन, क्योंकि नॉर्थ की दिशा में चल रहा है तो इसका क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थवर्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, 5 मीटर पर सेकंड उत्तर की ओर। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 7वां नंबर, क्या पार्टिकल इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, अ फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। क्या बोल रहा है कि कोई क्या बोलता है, कोई पार्टिकल है ना, वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, एक कांस्टेंट चाल के साथ एक स्ट्रेट लाइन मानी एक सीधी रेखा में कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, घूम रहा है, यानी कि सीधी रेखा में गति कर रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि बताइए कि फोर्स कब नहीं लगेगा, यानी फोर्स का जरूरत कब नहीं पड़ेगा। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करेगा तो कब फोर्स नहीं लगेगा। बोलता है चेंज इट्स डायरेक्शन, उसके दिशा को बदलने में फोर्स नहीं लगेगा, लगेगा जरूर, क्योंकि मान लो कोई वस्तु सीधी रेखा में घूम रहा है, अब उसका हमको दिशा पर बदलना है तो फोर्स तो लगेगा ना। दूसरा बोल रहा है डिक्रीज स्पीड, स्पीड घटाना है, तो कांस्टेंट स्पीड के साथ वो घूम रहा है, स्पीड कम करेंगे तो जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे स्पीड कम नहीं होगा, यानी ये भी गलत हो जाएगा। अगला लिखा है ऑप्शन नंबर सी कि कीप इट मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हाँ, बोल रहा है कि क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी लाने के लिए हमें फोर्स की जरूरत पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, है ना। तो यही हो जाएगा सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, चलिए हिंदी वाले आराम से देख सकते हैं। कहता है कि एक कण एक सरल रेखा के पथ में नियत गति से घूम रहा है, इसके लिए बल की आवश्यकता नहीं होगी, यानी किसके लिए बल की आवश्यकता नहीं होगी, तो इसको एक समान वेग में गति करने के लिए बल की आवश्यकता नहीं होगी। बाकी दिशा में बदलने के लिए बल चाहिए, गति को कम करने के लिए बल चाहिए, गति को बढ़ाने के लिए भी बल चाहिए, सिर्फ एक समान वेग में वो गति करे इसके लिए बल की आवश्यकता नहीं होती है, और यही हमारा हो जाएगा सही आंसर। समझ में आ गया? चलिए अगला है 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, प्यारा सा क्वेश्चन है, देख सकते हैं क्या है 8 नंबर क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑल्सो नॉन एज। सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है ऐसा क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑल्सो नॉन एज, तो कभी भी दो वेक्टर का हम लोग स्केलर प्रोडक्ट जब लेते हैं तो उसको हम लोग जानते हैं डॉट प्रोडक्ट के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? डॉट प्रोडक्ट के नाम से। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, है ना, यानी कि हमेशा दो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उसी को हम लोग जानते हैं किसके नाम से? डॉट प्रोडक्ट के नाम से। समझ में आ रहा है कुछ क्या बोलना चाह रहे हैं? सो चलिए बहुत सिंपल है, देख सकते हैं हिंदी वाले अपने पढ़ के देख सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। अगला क्वेश्चन है कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर रिजल्टेंट इज। क्या बोल रहा है कि अब दो वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ऊपर में हम लोग ले रहे थे डॉट प्रोडक्ट, अब कहीं दो वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? तो आपको पता होगा कि उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला। ठीक है, ऊपर में समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। हाँ, वो हमेशा वेक्टर देगा, दो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर देता है, और डॉट क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर देता है, और डॉट प्रोडक्ट जो होता है तो हमेशा स्केलर देता है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने, द रिलेशन एफ इज इक्वल टू एम ए इज नॉट वैलिड, है ना। एफ बराबर एम ए है, वो कब वैलिड नहीं होगा? फोर्स डिपेंड ऑन टाइम, फोर्स डिपेंड ऑन टाइम, यानी टाइम पर जब फोर्स डिपेंड करेगा तब वैलिड नहीं होगा, नहीं वैलिड होगा तब। मास डिपेंड ऑन टाइम, देखिए मास कभी भी टाइम पर डिपेंड नहीं ना करता है, और जब मास टाइम पर डिपेंड करेगा तो ये जो होगा फॉर्मूला वो वैलिड नहीं होगा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत सिंपल है, क्या कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग इनिशियली विथ अ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, द बॉडी कम्स इनटू रेस्ट आफ्टर। समझिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट समझ लीजिए जिस पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? 50 न्यूटन, यानी 50 न्यूटन। उस बॉडी का जो मास है वो कितना है? 10 kg, है ना, और इसके साथ वो मूव कर रहा है। बोलता है कि उसका जो इनिशियली स्पीड है, देख सकते हैं यहाँ पे, उसका जो इनिशियल स्पीड है वो कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। तब बोलता है कि वो बॉडी जो है वो रेस्ट में कितने टाइम के बाद आएगा। अब समझिए यहाँ पे आपको दिया है एफ का वैल्यू, यानी फोर्स कितना है आपका? 50 न्यूटन। फिर दिया है इसका मास, क्या कितना दिया है? 10 kg, है ना। फिर आपको दिया है इसका इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड को आपको पता होगा यू से दिखाते हैं हम लोग, और यू का वैल्यू कितना है हमारा? 10 मीटर पर सेकेंड। और फिर बोल दे रहा है कि बॉडी कम्स टू रेस्ट आफ्टर, यानी कि बॉडी अब रेस्ट में आ गया है ना। तो रेस्ट में कब आएगा? यानी कि भी उसका हम लोग दिखाते हैं फाइनल जो स्पीड होता है सो, है ना। तो यानी भी बराबर कितना हो जाएगा? 0, है ना, क्योंकि वो रुक जाता है। अब कितने समय के बाद, तो हमको पूछ रहा है टी। क्या पूछ रहा है? टी। अब सिंपल सा देखिए, पहले हम लोग के पास एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, और वो आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है v बराबर यू प्लस ए टी। क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी, है ना। ये फॉर्मूला पता होगा। हमको चाहिए t,
क्या चाहिए, टी। हमारे पास यू का वैल्यू है, हमारे पास भी का वैल्यू है, हम लोग को कहीं ये मिल जाएगा तो हम लोग टी नहीं निकाल लेंगे। और देखिए एक फॉर्मूला था एफ बराबर एम ए, वहाँ से हम लोग निकालेंगे कि इसका वैल्यू, ये का वैल्यू, और फिर इसी फॉर्मूला पर हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम ए, है ना। जो मास है हमारा 10 है, एक्सेलरेशन हमको चाहिए और फोर्स है 50, है ना। तो काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में, यानी हमारा ए का वैल्यू आ गया कितना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको पता होगा इसका यूनिट होता है एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम लोग बैठा देंगे ए का वैल्यू कितना है 5, अब आराम से बैठा देंगे v बराबर u प्लस ए टी, है ना। बैठा देंगे इसको, v का वैल्यू कितना है 0, u का वैल्यू कितना दिया, इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, फिर प्लस ए कितना आया था 5, और यहाँ पे हम लोग t चाहिए, कोई दिक्कत है। चलिए अब यहाँ पे 0 है, ये है प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में होगा, कितना होगा माइनस में, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 5t बराबर -10, कितना हो जाएगा 5t बराबर -10। फिर यहाँ पे t ऐसे छोड़ देंगे, ये 5 है गुना में, इधर आएगा तो भागम हो जाएगा, तो -10/5 आएगा -2, और टाइम कभी भी माइनस में नहीं होता, आने आ जाएगा 2, है ना, आने आ जाएगा 2 सेकेंड, कोई दिक्कत है। चलिए पहला का सही आंसर क्या हो जाएगा, मतलब 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, आराम से देखना है। क्या कहता है कि द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, हाफ mv², है ना, यही होता है काइनेटिक एनर्जी का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, क्या बोलता है कि 2 बॉडीज ऑफ मासेस 2 kg एंड 32 kg हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम। सिंपल है, देखिए क्या बोल रहा है कि 2 ऑब्जेक्ट है, क्या है 2 ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट का मास है 2 kg, एक का है 32 kg। ठीक है, तो बोलता है कि बताइए इसके मोमेंटम में जो होगा उसका रेशियो क्या होगा। देखिए हम इसका डायरेक्ट फार्मूला बताते हैं, वैसे इसका एक प्रोसेस होता है, ठीक है, लेकिन हम आपको डायरेक्ट फार्मूला बताते हैं। इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या आता है, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2, यानी कि, और यहाँ होता है रूट, ठीक है, और यही हो जाता है इसका रेशियो। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे M1 का वैल्यू कितना है 2 और M2 का वैल्यू कितना है 32, तो यहाँ पे बैठा देते हैं हम लोग, रूट के अंदर यहाँ पे 2, यहाँ पे 32, भागा देंगे तो 2 एकम 2 और यहाँ आ जाएगा 16, यानी रूट के अंदर कितना आ गया 1/16। अब रूट के अंदर बाहर निकलेगा तो 1 बाहर रहेगा तो 1 ही निकलेगा, और 16 बाहर निकलेगा तो रहेगा 4, है ना, यानी कि हमारा जो P1 यहाँ था और P2 यहाँ था, तो इसका रेशियो P1 का रेशियो 1 आ गया और P2 का रेशियो 4 आ गया, यानी आएगा 1:4, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं कि a spirit of a spirit constant 80 Newton per meter has a extension of 5 centimeter. The work done in the extending of from 5 centimeter to 15 centimeter। सिंपल सा क्वेश्चन है देखिए, लेकिन हम क्या करते हैं ना, इसको जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इस जितना भी क्वेश्चन है आपके मॉडल सेट में, इसका हम एक ही बार में, मतलब एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन लाएंगे और अच्छा से बोर्ड पर समझाएंगे, है ना, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। ज़्यादा नहीं है, हम 40 क्वेश्चन में से कम 3 या फिर 4 न्यूमेरिकल जरूर लिए हैं, और 3 से 4 न्यूमेरिकल आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी फिक्स आएगा। ठीक है, तो हम इसको पर्सनली आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसको अभी छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब इन चारों में से एनर्जी का कौन यूनिट नहीं है, तो जूल तो एनर्जी का यूनिट है। किलोवाट, देखिए किलोवाट होता है शक्ति का यूनिट, ये एनर्जी का नहीं है ना, तो शक्ति कह रहे हैं मतलब पावर का यूनिट, तो ये हमारा जो हो जाएगा बी, यही हो जाएगा हमारा आंसर, यानी यही हो जाएगा सही। ठीक है, अब देख सकते हैं हिंदी में भी निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो किलोवाट जो है वो ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ये है आपका शक्ति का मात्रक, यानी कि पावर का मात्रक। बाकी ये सब देखेंगे तो ऊर्जा का ही मात्रक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर आपके सामने देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इन अ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट वेयर इज द सेंटर ऑफ मास यूजुअली लोकेटेड। कहने का मतलब कि कोई सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट मतलब एक समान ऑब्जेक्ट, जैसे कि इस तरह के ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग सिमेट्रिकल बोलते हैं ना, जैसे बीच में काटेंगे तो सेम अलग हो जाएगा। तो बोलता है कि कोई सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो बोलता है वेयर इज द सेंटर ऑफ मास यूजुअली लोकेटेड, यानी उसके जो सेंटर होता है उसमें जो उसका मास जो होता है वो कैसा होता है ना, आप हिंदी में पढ़ के आराम से समझ सकते हैं। कहने का मतलब कि एक सममिति वस्तु, यानी जिस तरह भी छापे थे, द्रव्यमान केंद्र में सामान्यतः कहाँ स्थित होता है ना, यानी उसका जो द्रव्यमान होता है वो उसके केंद्र में सामान्यतः किस जगह स्थित होता है, तो वस्तु के किनारे पर, एक आच्छादित स्थान पर, ज्यामिति केंद्र पर, वस्तु के ऊपर। कहने का मतलब इंग्लिश में इसको आप देख लीजिए, कहता है कि एड्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट रैंडम पोजीशन, या फिर ज्योमेट्रिक सेंटर पर, या फिर टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट पर कहाँ होता है उसका मास, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ज्योमेट्रिक सेंटर पर, है ना, उसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है उसी पे, यानी ज्यामिति केंद्र जो होता है उसी पे उसका मास पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, यानी कोणीय संवेग,
उसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है? तो उसका जो मात्रक होता है आपको पता होगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टेड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, है ना। टॉर्क के मैग्नीट्यूड को कौन इफेक्ट डालता है? फोर्स अप्लाइड एंड लीवर आर्म लेंथ, है ना, मास एंड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर एंड कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट और डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना। तो कौन इस पर इफेक्ट डालता है? तो सिंपल है, आपको पता होगा जो फोर्स अप्लाइड एंड जो लीवर आर्म लेंथ होता है वही जो है वो टॉर्क पर क्या करता है? इफेक्ट डालता है, क्योंकि टॉर्क जो होता है एक तरह का फोर्स ही होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है कि अ पार्टिकल मूव विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। कहने का मतलब क्या है कि कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, है ना, किसके एक्सिस में? तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। जैसे ये है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल, यानी इस तरह से ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ये जो वेलोसिटी है उसका वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी कैसा है? कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए तो बोलता है कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा किसके, जैसे मान लेते हैं एंगुलर मोमेंटम देखा जाए किसके रिस्पेक्ट में? तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो वो क्या होगा, है ना, तो क्या जीरो होगा, कांस्टेंट होगा, गो टू इंक्रीज या फिर गो टू डिक्रीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो रिमेन्स कांस्टेंट, यानी उसका एंगुलर जो मोमेंटम होगा वो भी हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोलता है? व्हाट इज द फेनोमेना ऑफ टेम्पररी डेली अ रेगिंग द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन बाय द इलास्टिक बॉडी आफ्टर द रिमूवल ऑफ अ डिफॉर्मिंग फोर्स। आराम से समझना है, क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द फेनोमेना ऑफ टेम्पररी डिले इन रिगार्डिंग द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन बाय द इलास्टिक बॉडी, है ना। कोई एक इलास्टिक बॉडी, कैसा है? इलास्टिक बॉडी, ठीक है, उसका जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, किसके कारण? इलास्टिक बॉडी के कारण उस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? कब? जब आफ्टर द रिमूवल ऑफ अ डिफॉर्मिंग फोर्स, जब हम लोग उससे क्या करेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देंगे, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इलास्टिक फैटिग्यू बोलते हैं, या फिर इलास्टिसिटी बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं, या फिर इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको आपको पता होगा कि इसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि स्ट्रेस इज गिवन बाय, है ना, जो स्ट्रेस होता है वो क्या देता है? फोर्स इनटू एरिया, फोर्स बाय एरिया, फोर्स अपॉन स्ट्रेन, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, यानी फोर्स बाय एरिया देता है, ठीक है, स्ट्रेस। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्ट्रेस इज द सेम एज डैट, यानी स्ट्रेस का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, सेम डायमेंशनल फार्मूला किसका होता है? फोर्स का, इंपल्स का, प्रेशर का, या फिर स्ट्रेन का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रेशर, है ना। प्रेशर और जो आपका स्ट्रेस होता है दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे कि वाई द एरोप्लेन्स आर मेड टू रन ऑन दी रनवे बिफोर टेक ऑफ। कहने का मतलब कि जो एरोप्लेन होता है वो उड़ने से पहले, है ना, यानी कि अपनी उड़ान भरने से पहले वो रनवे पर क्यों दौड़ता है ना। तो इट डिक्रीजेज द फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन को कम करने के लिए। इट डिक्रीजेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वो वायुमंडलीय दाब को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम करने के लिए। डिक्रीज विस्कस ड्रैग ऑफ एयर, यानी कि वो एयर में जो विस्कस होता है उसको कम करने के लिए। या फिर इट प्रोवाइड रिक्वायर्ड टू लिफ्ट दी एरोप्लेन, या फिर ये जो रनिंग होता है वो उसको एरोप्लेन को क्या करता है? तो उसको लिफ्ट करता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 23 नंबर का वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही, है ना। 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इट प्रोवाइड रिक्वायर्ड लिफ्ट टू दी एरोप्लेन, यानी एरोप्लेन जो होता है वो उसको ज़रूरत पड़ता है छोड़ने के लिए, और छोड़ता कब है? जब उस वहाँ पे एक रनिंग भरता है, ठीक है, यानी कि वो एक लिफ्ट प्रदान करता है। लिफ्ट कहने का मतलब क्या है कि उसको ले जाने के लिए, ठीक है, एक उसको गति देता है, ठीक है। और गति में आने के लिए जो है वो पहले, जैसे आप समझिए कि कोई भी वस्तु एक बार जो है वो बहुत ज़्यादा गति में नहीं दौड़ सकता, है ना, वो धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ाता है। और अचानक उड़ने के लिए बहुत ज़्यादा स्पीड का जरूरत पड़ेगा। आप लंबा कूदिएगा भी तो वहाँ भी देखे होंगे कि पहले आप पीछे हटते हैं तब ना आगे कूद पाते हैं। जितना ज़्यादा पीछे हटिएगा उतना आगे कूद। देखिए ये भी न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग 24 को रहने देते हैं, फिर हम लोग देखते हैं 25। कहता है प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट विच आर द सेम हाइट दिस नॉन एज। कहने का मतलब क्या है
कि कोई फ्लूइड है ना वो किस में है, प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट। कहने का मतलब कि ये कोई फ्लूइड है वो किस में है, रेस्ट में है, तो उस पर जो प्रेशर लग रहा है वो सभी पॉइंट पर कैसा लग रहा है, सेम हाइट पे लग रहा है। ठीक है, तो बोलता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, ये किस लॉ को बोलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिखा है देख सकते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बर्नौलियस प्रिंसिपल, स्टोक्स लॉ या फिर पार्सल्स लॉ। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम लोग बोलते हैं पार्सल्स लॉ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, ये भी न्यूमेरिकल है, इसको रहने देते हैं, है ना। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ अ बॉडी। कहने का मतलब कि टेम्परेचर जब हम लोग बढ़ाएंगे तो किसी भी बॉडी का डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, रिमेन सेम रहेगा, या फिर नन ऑफ दिस, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा डिक्रीज करेगा, है ना। किसी भी बॉडी का जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डेंसिटी उसका डिक्रीज करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 28 नंबर, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ हीट कैपेसिटीज। तो सिंपल क्वेश्चन है, हीट कैपेसिटी हम लोग कब बोलते हैं, तो हीट कैपेसिटी जो हमारा होता है वो हीट का एक टर्म होता है। कहने का मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उसको कहीं 1 डिग्री सेल्सियस हमको गर्म करना है तो उसमें जितना टेम्परेचर लगता है उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बोलते हैं ना। तो उसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो उसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है ml² T-2 K-1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने देख सकते हैं, यहाँ पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैव द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना। बोलता है कि इन चारों में से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किसका होगा, आइस का, ग्लास का, आयरन का या फिर वाटर का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाटर, यानी वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि CP एंड CV इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। कहता है कि देन विच ऑफ ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए केमिस्ट्री का भी हम बताए थे, ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है आपके 11th में। ठीक है, फिजिक्स में भी पढ़ना है, केमिस्ट्री में पढ़ना है, और हम केमिस्ट्री में आपको बताएं कि CB और CV क्या होता है ना। CP होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और CV जो होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। और इसमें जो रिलेशन होता है वो CP हमेशा ज़्यादा होता है किससे, CV से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या बोलता है, क्या गैस एक्सपांड अंडर कांस्टेंट प्रेशर P फ्रॉम वॉल्यूम V1 एंड V2 द वर्क डन बाय द गैस। क्या बोल रहा है कि कोई गैस है वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर P पर क्या हो रहा है, उसका वॉल्यूम V1 से V2 हो जा रहा है। ठीक है, क्यों वो गैस फैल रहा है, तो बोलता है कि वर्क डन क्या हो जाएगा, है ना। तो वर्क डन जो हो जाएगा जब गैस का कांस्टेंट प्रेशर रहता है और वॉल्यूम V1 से V2 जाता है, तो जो गैस का वर्क डन आ जाता है वो आपका हो जाएगा V1 माइनस V2, यानी P इंटू V1 माइनस V2। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं 32 नंबर क्वेश्चन कि Q, U एंड W डिनोटेड बाय रिस्पेक्टिवली हीट एडेड, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। कहने का मतलब जो Q यहाँ पे है वो आपका क्या है, हीट है एक तरह से, U जो है वो इंटरनल एनर्जी है, और W है आपका वर्क डन। ठीक है, वर्क डन है तो बोलता है कि वर्क डन है इन अ क्लोज साइक्लिक प्रोसेस में, तो बोलता है कि देन तब क्या होगा, इंटरनल एनर्जी 0 होगा, Q 0 होगा, W 0 होगा, या फिर Q बराबर W बराबर 0, सब 0 होगा, है ना। तो आपको बता दें कि साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा इंटरनल एनर्जी सिर्फ 0 होता है, यानी कि U जो होगा हमारा वो 0 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत सिंपल है कि बाय द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल हुज वैल्यू इज इक्वल फॉर टू सिस्टम इज थर्मल इक्विलिब्रियम इज। क्या हो जाएगा, मास, प्रेशर, वॉल्यूम या फिर टेम्परेचर। तो 33 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, यानी कि टेम्परेचर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज अ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट वेरिएबल, है ना। यानी कहने वाले इन चारों में से थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन कौन है। हम आपको केमिस्ट्री में भी सेम क्वेश्चन दिए थे, मतलब थोड़ा सा अलग था ऑप्शन, लेकिन बाकी चीज़ें सेम थी, है ना। तो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन आपको दो चीज़ें होती है। स्टेट फंक्शन क्या होता है कि जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है ना, और पाथ फंक्शन क्या होता है जो इनिशियल और फाइनल स्टेट के साथ साथ पाथ पर भी डिपेंड करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनल एनर्जी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी जो होता है वो आपका होता है स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी जो आपका हो जाता है वो क्या हो जाता है, आपका स्टेट फंक्शन। वैसे यहाँ पे नन ऑफ दिस नहीं होगा, हीट, वर्क और हीट जो हो जाता है आपका पाथ फंक्शन है, लेकिन इंटरनल एनर्जी जो है आपका वो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा स्टेट फंक्शन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 36 नंबर क्वेश्चन कि विच प्रॉपर्टी ऑफ वेव डिटरमाइन वेयर दे अंडरगो
फेरेंस, है ना। यानी कि इन चारों में से कौन ऐसा प्रॉपर्टी है जो डिटरमाइन करता है किसको, यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में लिखा है तरंगों का कौन सा गुण यह निर्धारित करता है कि उनका व्यक्तीकरण होगा या फिर नहीं। कहने का मतलब कि तरंगों का कौन ऐसा जो गुण है इन चारों में से जो डिटरमाइन करता है कि उसका इंटरफेरेंस होगा या फिर नहीं, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ या फिर स्पीड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ ही डिसाइड करता है कि जो हमारा वेव है उसका इंटरफेरेंस होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि व्हेन टू वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर परफेक्टली आउट ऑफ फेस व्हाट इज द रिजल्ट। कहने का मतलब क्या है कि दो वेव है, क्या है, दो वेव है, ठीक है, क्या है, दो वेव है, इसका जो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल है। एम्पलीट्यूड हम लोग बोलते हैं जैसे वेव चल रहा है तो ये ऊपर वाला होता है हमारा एम्पलीट्यूड, क्या होता है, एम्पलीट्यूड, और एक फिक्स पॉइंट से कितना वेव पास हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इसका दोनों का एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी सेम है तो क्या रिजल्टेंट होगा, मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मैक्सिमम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, नो इंटरफेरेंस होगा या फिर पार्शियल इंटरफेरेंस होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्सिमम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने इन दी सुपर पोजिशन ऑफ वेव व्हाट डज द मीन व्हेन टू वेव हैव अ फेस डिफरेंट ऑफ 90 डिग्री। कहने का मतलब क्या है कि देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा हुआ है कि तरंगों के, क्या लिखा है, तरंगों के अर्धरोपण में क्या होगा जब दो तरंगों का काल अंतर 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब कि दो तरंग है, ठीक है, उसका कहीं डिफरेंस जो होगा, फेस डिफरेंस, वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तब बोल रहा है कि उसका जो सुपर पोजिशन होगा वो क्या होगा, तो दे इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिवली और दे इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिवली और दे डू नॉट इंटरफेयर और दे फ्रॉम स्टैंडिंग वेव्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दे नॉट इंटरफेयर, है ना, यानी ये एक दूसरे से इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। बस दो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये दोनों क्वेश्चन आपके जैक बोर्ड परीक्षा 2023 का पूछा गया है ना, अभी 39-40। बोलता है व्हेन साउंड वेव इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम एयर टू वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज। कहने का मतलब क्या है कि साउंड वेव है वो कहाँ, वो रिफ्रैक्ट हो रहा है, कहाँ से, एयर से वाटर में रिफ्रैक्ट हो रहा है। तो बोलते हैं इन चारों में से क्या चीज़ें चेंज नहीं होगी, यानी कि सेम रहेगा, वेवलेंथ, वेव नंबर, वेव वेलोसिटी या फिर फ्रीक्वेंसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है कुछ क्या बोलना चाह रहे हैं। सो लास्ट वर्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ऐसा सा न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो एक पर्सनल वीडियोज़ में हम सारा न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना है।